Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Sales Management. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग अ चैनल सिस्टम, और इसके रिगार्डिंग हमने एक पर्टिकुलर प्रोसेस को भी डिस्कस किया था इसके रेफरेंस में। यानी कि एक चैनल सिस्टम को डिज़ाइन करते समय हमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। क्या क्या है ये स्टेप्स? The very first step is the formulating the channel objectives. Second one is identifying the functions performed by the channel. The third one is analysis of the product and linking the channel design to the product characteristics. Fourth one is evaluating and distribution environment including legal aspects. Fifth one is the evaluating competitors channel design. Next one is evaluating company resources and matching the channel design to the resources. Seventh one was the generating alternative designs, evaluating them and selecting the result that is best. तो ये कुल मिला के हमें 7 स्टेप्स को फोकस करते हुए चैनल सिस्टम के डिज़ाइनिंग के प्रोसेस को डिस्कस करना था। ठीक है, इसमें से मैंने आपसे फर्स्ट स्टेप यानी कि फॉर्मुलेटिंग द चैनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड स्टेप यानी कि आइडेंटिफाइंग द फंक्शंस परफॉर्म बाय द चैनल, थर्ड स्टेप यानी कि एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट एंड लिंकिंग द चैनल डिज़ाइन टू द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और फोर्थ स्टेप यानी कि इवेल्युएटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग लीगल एस्पेक्ट्स। यहाँ तक डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि स्टेप 5, स्टेप 6 एंड स्टेप 7। द फिफ्थ स्टेप इन दिस प्रोसेस इज इवेल्युएशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स चैनल डिजाइन। क्या करना है इस स्टेप में आपको? इस स्टेप में जो भी आप चैनल डिजाइन को फॉलो करने जा रहे हो उससे पहले आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के चैनल डिजाइन को प्रॉपरली इवेल्युएट करना है। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि जब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है तो उससे पहले उस स्ट्रेटजी के रिलेशन में कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इवेल्युएट करना जरूरी है, जिससे आप ये पता कर सको कि कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से या किन पर्टिकुलर बेसिस को फोकस करते हुए अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करा रहे हैं, और क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जिसके बेसिस पर आप कॉम्पिटिटर्स से बेटर वे में अपने चैनल डिजाइन को फॉलो करते हुए कॉम्पिटिटर्स तक गुड्स को अवेलेबल करा सकते हो। तो जब तक आप कॉम्पिटिटर्स के चैनल डिजाइन को स्टडी नहीं करोगे तब तक आपके पास ऑल्टरनेटिव चैनल डिजाइंस डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो ऑल्टरनेटिव चैनल डिजाइंस को क्रिएट करने के लिए और कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजी को समझने के लिए कॉम्पिटिटर्स के चैनल डिजाइन को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। क्या करते हो इसमें आप, है ना, जो भी आपके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कॉम्पिटिटर्स, आपको देखना है कि आपके मेजर कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं उनके द्वारा जिस चैनल पैटर्न को एडॉप्ट किया गया है उन चैनल पैटर्न्स की आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, और उन चैनल पैटर्न्स के रेफरेंस में जो भी उनके प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं उनको एनालाइज करना है कि प्लस पॉइंट क्या क्या है और माइनस पॉइंट क्या क्या है। उसके बेसिस पर आपको उनके द्वारा एडॉप्ट किए हुए चैनल पैटर्न को प्रॉपरली एनालाइज करना है। क्या होता है, मार्केट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं वो एक तरीके से फॉलो द लीडर पॉलिसी को फॉलो करती हैं जब वो अपने चैनल डिजाइन को अडॉप्ट करती हैं। यानी कि जो मार्केट के अंदर लीडर है, जिसके पास मार्केट का मैक्सिमम शेयर होता है और जो एक तरीके से लीडर की पोजीशन में होता है मार्केट के अंदर, वो जिस पर्टिकुलर चैनल डिजाइन के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, मोस्ट ऑफ द फर्म्स या नंबर ऑफ फर्म्स ये कोशिश करती हैं कि वो उसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए अपने चैनल डिजाइन को इंप्लीमेंट करें और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को कंज्यूमर्स तक एंश्योर करें। लेकिन एक पर्टिकुलर फर्म मार्केट में
कॉम्पिटिटिव एज को तब गेन कर सकती है जब वो कॉम्पिटिटर से बेटर वे के चैनल डिजाइन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में आ सके। और ये तब हो सकता है जब आपको ये पता हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स का चैनल डिजाइन क्या है, उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या है। तो इस स्टेज में आपको प्रॉपरली अपने कॉम्पिटिटर्स के चैनल डिजाइन को इवेल्युएट करना है, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एज को गेन करने की पोजीशन में आ जाओ विद द हेल्प ऑफ योर चैनल स्ट्रेटेजी। दैट इज क्लियर। अब आपको मूव करना होता है टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 6। और क्या कहता है ये स्टेप? मैचिंग द चैनल डिजाइन टू कंपनी रिसोर्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई जितने आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उसी के अकॉर्डिंग तो सारे अरेंजमेंट्स आप कर सकते हो। सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है कि आपके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, हाउ मच रिसोर्सेज यू आर हैविंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने चैनल डिजाइन को फॉलो कर सकते हो। तो आपको यह देखना है कि जो भी चैनल डिजाइन के ऑल्टरनेटिव्स आपने फॉलो किए हैं वो क्या कंपनी के रिसोर्सेज से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो चैनल डिजाइन है वो अगर कंपनी के रिसोर्सेज से मैच नहीं होगा तो कंपनी उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उतने रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। जैसे पहला पॉइंट लेके चलते हैं, फर्म्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज सेटल फॉर कन्वेंशनल चैनल्स। जैसा कि यहां बताया है मैंने आपको कि अगर कोई फर्म ऐसी है जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के बेसिस पर वो फर्म केवल और केवल कन्वेंशनल चैनल्स को फोकस कर सकती है। वो फर्म चाहे कि वो एक्सक्लूसिव शोरूम्स ओपन कर ले या अपना प्रॉपर एक चेन सिस्टम को क्रिएट कर ले, दैट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से वो केवल और केवल कन्वेंशनल चैनल्स को सेट कर सकती है, वो अपने बाकी डिपोट्स शोरूम्स इनको ओपन नहीं कर सकती। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, अगर कोई फर्म ऐसी है जिसके पास लार्जर रिसोर्सेज अवेलेबल है और उसके पास उसकी मार्केटिंग ऑपरेशंस भी लार्ज वे में फॉलो किए जा रहे हैं, तो उसके पास चॉइसेस रहती हैं। तब तो वो डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को अडॉप्ट कर सकती है। जैसे वो कन्वेंशनल चैनल्स के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है या कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करा सकती है, डिपोट्स ओपन कर सकती है, डिफरेंट टाइप के एक्सक्लूसिव शोरूम्स को ओपन कर सकती है। अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। जितनी भी लार्ज फर्म्स होती है मार्केट के अंदर वो ओमनी चैनल या मल्टी चैनल सेल्स अप्रोच को फोकस करती हैं और वो किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। वो डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को फोकस करते हुए कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करती हैं। यानी कि उनका पर्पज होता है स्पीडी अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और जिस टाइम पर जिस प्लेस पर कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए उसी प्लेस पर और उसी टाइम पर वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करना, ये इनका मेन पर्पज होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसी वजह से जितनी भी लार्ज फर्म्स होती है मार्केट के अंदर वो किसी एक चैनल पर डिपेंडेंट ना होकर मल्टी चैनल पर डिपेंडेंट होती हैं, जिसको हम ओमनी चैनल सेल्स अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। द लास्ट स्टेप इज इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट। यानी कि आपने हर स्टेप को फोकस कर लिया है। कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी को भी देख लिया, अपने रिसोर्सेज को भी देख लिया, और भी आपने डिफरेंट पॉइंट्स को मेजर कर लिया। इन सारे पॉइंट्स को फोकस करने के बाद अब आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑल्टरनेटिव्स कलेक्ट हो जाते हैं। और अब आपको क्या करना है, इन ऑल्टरनेटिव्स को प्रॉपर्ली इवेल्युएट करना है, और इवेल्युएशन के बाद इनमें से आपको जो बेस्ट वन फॉलो होगा अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। एज विद द completion of the foregoing steps, the number of alternatives would have narrowed down considerably. The firm must evaluate these alternatives and choose the best among them. तो जितने भी alternatives आपके पास कलेक्ट हुए हैं in the foregoing steps, उनके बेसिस पर आपको क्या करना है, अब इवेल्युएशन की प्रोसेस को फॉलो करना है, और इवेल्युएशन करने के बाद इनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम दो टाइप की अप्रोच को भी फोकस करते हैं यहां पर। एक होती है आपकी इकोनॉमिक इवेल्युएशन और दूसरा होता है इसके अंदर दैट इज कंसेप्चुअल इवेल्युएशन। पहले हम बात करते हैं अबाउट द इकोनॉमिक इवेल्युएशन की। इकोनॉमिक इवेल्युएशन का मतलब क्या होगा, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। ये दो मेन पैरामीटर्स होते हैं
जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, आप ये देखोगे कि अगर उन ऑल्टरनेटिव्स को आप इंप्लीमेंट करते हो तो क्या उनकी कॉस्ट रहेगी और एफिशिएंसी क्या रहेगी। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी रीच्ड बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर चैनल। उस चैनल का यूज करते हुए आप कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर कर सकते हो। और आप क्या चाहते हो कि आपकी कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो, और आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स की अप्रोच क्या हो, मैक्सिमम हो। तो यहां आप कॉस्ट और एफिशिएंसी के बेसिस पर ये देखते हो कि आप के जो डिफरेंट चैनल डिजाइन है वो कितना इस पर सटीक बैठते हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सेल्स वॉल्यूम को डिटरमाइन करना होगा। हर ऑल्टरनेटिव डिजाइन के रेफरेंस में आप यह डिटरमाइन करोगे कि अगर मैं इनको इंप्लीमेंट करता हूं तो इनसे कितना सेल्स वॉल्यूम कलेक्ट होगा। और दूसरा, अगर इनको सेटअप किया जाता है तो इनको सेटअप करने की कॉस्ट क्या होगी। तो 2 पॉइंट्स आ गए, आपने सेल्स वॉल्यूम को डिटरमाइन कर लिया और दूसरे स्टेप में आपने इनको सेटअप करने के कॉस्ट को भी डिटरमाइन कर लिया है। अब आप क्या करोगे, इस सेल्स वॉल्यूम और कॉस्ट के बेसिस पर ये देखोगे कि कौन सा पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव डिजाइन आपको बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जहां सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमम है और कॉस्ट ऑफ सेलिंग मिनिमम है, तो उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को आप सेलेक्ट करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो यहां कॉस्ट वर्सेस एफिशिएंसी का गेम हो गया। सेल्स एफिशिएंसी को डिपेंड कर रहा है और कॉस्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट को डिपेंड कर रही है। तो जहां कॉस्ट मिनिमम और एफिशिएंसी आपको मैक्सिमम दिखाई देगी, उस पर्टिकुलर स्टेप या उस पर्टिकुलर डिजाइन को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। ओके, सेकंड इज द कंसेप्चुअल इवैल्यूएशन। कंसेप्चुअल इवैल्यूएशन क्या होता है, हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम पर्टिकुलर जो भी ऑल्टरनेटिव्स है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी को एसेस करने के लिए इस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन को फोकस करते हैं। डिसाइड तो आपके पास इकोनॉमिक इवैल्यूएशन में ही हो जाता है कि किस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को आपको फाइनली सिलेक्ट करना है, लेकिन उसके बाद जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल होते हैं उनके रिगार्डिंग आप कंसेप्चुअल इवैल्यूएशन को भी फोकस करते हो और उसमें ये देखते हो कि कौन से पर्टिकुलर जो ऑल्टरनेटिव्स हैं जो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जिन पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव्स के रेफरेंस में आपको कॉस्ट मिनिमम, एफिशिएंसी मैक्सिमम और फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी भी मैक्सिमम दिखाई देती है, उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को आप अपने फाइनल चैनल डिजाइन के बेस पर सिलेक्ट कर लेते हो। क्लियर? सो दीज ऑल आर द स्टेप्स while designing a channel system by any of the firm. Okay, thank you.